नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 सेमेस्टर 1 का ज्योग्राफी निर्मल प्रकाशन बुक का एमसीक्यू को हम लोग लगातार कर रहे हैं। आइए आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका हम लोगों ने एमसीक्यू में आधा कर चुके हैं, आज इसका पार्ट 2 होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक 8 नंबर तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। सी विकल्प में सही उत्तर का चयन करें, मतलब सही के ऊपर आपको चुनना है कि कौन कौन सा प्रश्न सही है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। तो एक हो जाएगा हमारा भूकंप और दूसरा हो जाएगा ज्वालामुखी, ठीक है। यही दो प्राकृतिक संसाधन जिसके द्वारा हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी पर, ठीक है। तो हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सियाल परत की प्रमुख निर्माता है। तो आपको पता है कि सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो यहाँ सिलिका है, दूसरा एल्युमिनियम है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 4। तो 1 और 4 किस में है? तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, सीमा परत में सिलिकेट पाए जाते हैं लोहे के और मैग्नीशियम के, ठीक है। सीमा में क्या पाया जाता है? लोहा और मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो इस विकल्प में 1 और 2 जहाँ पे होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 1 और 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि लीफे परत में लोहे की उपस्थिति का प्रमाणित करती है कि पृथ्वी के केंद्रमंडल द्रव के रूप में है, ठीक है। अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण लोहा क्या है? गला हुआ है, ठीक है। और गला हुआ लोहा मैग्मा कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्रमंडल द्रव के रूप में है और पृथ्वी के केंद्र मंडल ठोस रूप में होने को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र मंडल के ठोस रूप में होने को, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 और 4, 2 और 4 हमारा इसमें है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति को, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्रमंडल द्रव के रूप में होने पे और पृथ्वी चुंबक के शक्ति को, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर विकल्प में 2 और 3 है क्या? 2 और 3 तो कहीं पे है नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र के द्रव के रूप में और पृथ्वी के केंद्रमंडल के ठोस रूप होने में। तो हमारा विकल्प हो जाएगा 2 और 4। तो 2 और 4 यहाँ मिल रहा, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सही गलत को ठीक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्थल मंडल के प्रमुख निर्माण करता है। तो सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम सियाल, स्थल मंडल का ऊपरी परत सियाल है हमारा, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, तो सिलिका और एल्युमिनियम, तो हम लोग सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, स्थल मंडल का निर्माण है सिलिका और एल्युमिनियम से। तो 1 और 2 को देखेंगे यहाँ विकल्प में। तो विकल्प में हमारा 1 और 2 कहाँ पे है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए पे है हमारा, 1 और 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, दुर्बलता मंडल की चट्टानें हैं। तो देखिए, दुर्बलता मंडल में चट्टान कैसा है? तो प्लास्टिक सॉइल्ड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था में है, मतलब प्लास्टिसिटी मैंने उसमें जितना भी स्प्रिंग का जैसा आप उसको टांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए,
प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ठोस अवस्था में है। और देखिए यहाँ पे प्लास्टिसिटी हो जाएगा और इलास्टिसिटी, माने 1 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर हो जाएगा। तो हमारा 1 और 4, 1 और माफ कीजिएगा 1 और 3, ठीक है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माने सुदृढ़ ठोस अवस्था में और प्रत्यास्था ठोस अवस्था में, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी हमारा 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी है हमारा, 1 और 3, ठीक है, यहाँ पर सही। उसके बाद देखिए 7 नंबर में है कि बाह्य केंद्र मंडल के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो बाह्य केंद्र मंडल माने बाहरी केंद्र मंडल का निर्माण किससे हुआ है? तो देखिए इसका निर्माण तरल लोहा एवं निकेल से हुआ है, ठीक है। और देखिए गौड़ भूकंप लहरें इससे होके नहीं गुजर सकती है, ठीक है। अब गौड़ भूकंप लहरें इससे होकर क्यों नहीं गुजर सकती? तो आपको याद होगा गौड़ का मतलब होता है सेकेंडरी भूकंप लहरें, ठीक है। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी को ही हम लोग हिंदी में गौड़ भूकंप लहरें बोलते हैं। और गौड़ भूकंप लहरें के बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वो तरल अवस्था से नहीं गुजर सकता है। तो पृथ्वी का जो बाह्य केंद्र मंडल है वो क्या है? तरल लोहा है। तरल भाग से क्या होता है? गौड़ भूकंप लहरें नहीं प्रवेश करती है। तो यहाँ यही सही हो जाएगा कि इसका निर्माण तरल लोहा एवं निकल से हुआ है और गौड़ भूकंप लहरें इससे होके नहीं गुजर सकती है। तो गौड़ भूकंप लहरें तरल अवस्था से नहीं गुजर सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आंतरिक केंद्र मंडल के विषय में सत्य कौन सा है? इसका निर्माण ठोस लोहा एवं निकेल से हुआ है, ठीक है। प्राथमिक भूकंप लहरें यहाँ से होकर गुजर सकती है। तो आपको पता है कि प्राथमिक लहरें सबसे पहले कि ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों अवस्था से गुजर सकता है। तो देखिए हमारा आंतरिक केंद्र मंडल के विषय में सत्य हो जाएगा। इसका निर्माण ठोस लोहा एवं निकेल से हुआ है और प्राथमिक भूकंप लहरें यहाँ से होकर के जाती है। और याद रखिएगा सबसे पहले धरातल में पहुंचने वाला जो ग्रह है, माफ कीजिएगा ग्रह बुरे, प्राथमिक धरातल में पहुंचने वाला जो भूकंप लहर है वो प्राथमिक भूकंप लहर है। इसे अनुदेह तरंग भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 विकल्प नंबर सी, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के आंतरिक केंद्र मंडल का घनत्व कितना है? तो ऑप्शन में हो जाएगा हमारा 13 से लेकर के 14 तक, ठीक है, 13, 14 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के केंद्र पर लगभग कितना किलो बार का दबाव होता है? तो 3500 का दबाव होता है, ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राथमिक भूकंप लहरें की औसत गति होती है, प्राथमिक भूकंप की औसत गति होती है आपका 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे 6 किलोमीटर भी, 8 किलोमीटर इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 8 किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि प्राथमिक भूकंप लहरें की औसत गति होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, 8 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गौड़ भूकंप लहर की औसत प्रति सेकंड होता है, तो इसका होता है दोस्तों 4.5, ठीक है। तो 4.5 है। तो ऑप्शन में अगर 5 दिया रहे तो 5 भी सही हो जाएगा और 4.5 है, ठीक है। तो इसका 4.5 यानी कि 5 किलोमीटर मान के चलिए इसका, ठीक है, 4.5 होता है, या 4 किलोमीटर भी सही होगा, 5 यानी 4.5 बोला तो 5 किलोमीटर, ठीक है। लगभग अगर लगभग में पूछे तो 4 भी हो जाएगा या 5 भी, देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, ठीक है।
4.5 होता है इसे, यानी मान के चलिए 4 किलोमीटर भी आपका सही हो सकता है और 5 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे 5 किलोमीटर मारेंगे। ठीक है, 4 किलोमीटर भी कोई मारता है वो भी सही है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग 4 ही किलोमीटर तक मारते हैं, 5 नहीं मारते हैं, 4 किलोमीटर। तो प्राथमिक लहर की गति, औसत गति कितना है? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो जाएगा। और गौड़ भूकंप यानी कि सेकेंडरी वेव्स का जो औसत गति है वो 4 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद होता है एक हमारा एल वेव्स का होता है तो आपका 3 किलोमीटर। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद देखिए, तो प्राथमिक लहर का कितना है? 8 किलोमीटर हो जाएगा, प्राथमिक लहर का 8, और गौड़ लहर की औसत गति होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति सेकंड। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो एल जो होता है धारा तलीय भूकंप लहरें का औसत गति होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहाँ पे स्थल वाला। देखिए, स्थल मंडल का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ है? तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, हल्के बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? हल्के बेसाल्ट चट्टान से। तो स्थल मंडल का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट से बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्थल मंडल का निर्माण मुख्य रूप से डैश चट्टान से हुआ, तो बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा यहाँ हमारा आंसर। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के केंद्र मंडल में डैश की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में चुंबक की शक्ति है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? लोहा। ठीक है, हमारा आंसर क्या? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, तो लोहा हमारा आंसर सही हो जाएगा। स्थल मंडल पृथ्वी के केंद्र मंडल में डैश की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है, तो लोहा। ठीक है, लोहा और निकेल से पता चलता है, यानी कि लोहा ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, गौड़ भूकंप लहरों बाह्य केंद्र मंडल से होकर नहीं गुजर सकती, क्योंकि यह, देखिए गौड़ मतलब बोल रहा है कि सेकेंडरी भूकंप लहरें बाह्य केंद्र मंडल से होकर नहीं गुजर सकती, क्योंकि यह डैश अवस्था में रहता है। याद रखिएगा कि जो बाह्य केंद्र मंडल है, बाह्य केंद्र मंडल क्या है? तरल अवस्था में है। ठीक है, और आंतरिक केंद्र मंडल ठोस अवस्था में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाह्य केंद्र मंडल तरल अवस्था में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 तरल। ठीक है, बाह्य केंद्र मंडल किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। ठीक है, और आंतरिक केंद्र मंडल ठोस अवस्था में है। ठीक है, मतलब क्लियर है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के केंद्र मंडल का घनत्व मेंटल के घनत्व में डैश से अधिक है, तो कितना गुना? 3 गुना अधिक है, लगभग 3 गुना अधिक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, स्तंभ को मिलाइए, स्तंभ ए के साथ स्तंभ बी को मिलाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा? तो देखिए, भूकंप का तरंग हम लोग किससे मापते हैं? भूकंप तरंग हम लोग सीस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, भूकंप की तीव्रता, भूकंप का जो तीव्रता है कि कितना तेज भूकंप है, उसको हम लोग रिक्टर स्केल से मापते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, भूपटल की ऊपरी परत को हम लोग सियाल बोलते हैं। ठीक है, भूपटल की ऊपरी परत को हम लोग सियाल बोलते हैं। सियाल और सीमा के बीच में कनराड अंतराल है। ठीक है, मतलब कनराड अंतराल का मतलब है कि उसके ये दोनों सियाल और सीमा को कौन अलग करता है? तो कनराड अंतराल। ठीक है, यानी कि कनराड डिसकंटिन्यूटी सियाल और सीमा को अलग करता है। ये दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन है, यानी कि सीमा रेखा है। ठीक है, सियाल और सीमा का बॉर्डर लाइन कौन सा है? तो
डिसकंटिन्यूटी या कनराड अंतराल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए हम लोग मैच करते हैं। अब आप बताइए, भूकंप तरंग किससे हम लोग नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है, उसके बाद भूकंप की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं? तो रिक्टर स्केल से मापते हैं। भूपटल की ऊपरी परत क्या हो जाएगी? सियाल। ठीक है, सियाल और सीमा के बीच की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? या सीमा, सियाल और सीमा किसके द्वारा अलग होता है? तो कनराड अंतराल या कनराड डिसकंटिन्यूटी के द्वारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूकंपीय तरंगों का माने भूकंप तरंग का अंकन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? भूकंप तरंग को हम लोग किससे मापते हैं? तो हमारा हो जाएगा सिस्मोग्राफ, सी नंबर। तो एक का सी कहाँ है? एक का सी देखिए यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक का सी है बी नंबर में। ठीक है, उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम लोग रिक्टर स्केल से। तो 2 नंबर का डी, 2 का डी यहीं पे है। भूपटल की ऊपरी परत सियाल, तो ए है, 3 का ए होगा, तो 3 का ए यहाँ है। उसके बाद सियाल और सीमा की बीच की रेखा को हम लोग बोलते हैं कनराड अंतराल। ठीक है, कनराड डिसकंटिन्यूटी, तो बी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए बी, तो विकल्प बी हमारा सही हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए इस चित्र को देखिए और आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको समझिए पहले। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि चित्र देख के आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है, जोड़ा को बताना है। तो देखिए सबसे पहले जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, यानी कि केंद्र बोलते हैं। ठीक है, फोकस से क्या है? सिस्मिक फोकस बोलते हैं हम लोग, माने भूकंप का सृष्टि यहीं से हो रहा है। ठीक है, ठीक। और देखिए जब ये भूकंप का झटका धारातल पे हम लोग को महसूस होता है, यानी कि भूकंप का एहसास हम लोग को सबसे पहले धारातल पे होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर। ठीक है, इस जगह को ईपी सेंटर, ये धारातल है हमारा, धारातल में सबसे पहले भूकंप का अनुभव हम लोग को ईपी सेंटर में होता है। ठीक है, अब भूकंप उत्पन्न कहाँ से होता है? तो फोकस में, यानी कि केंद्र में उत्पन्न होता है। और हम लोग को जो झटका या धारातल में जो भूकंप का जो महसूस होता है वो हम लोग को ईपी सेंटर में होता है। धारातल में उत्पन्न होने वाले भूकंप को हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। कि भूकंप का अनुभव हम लोग को सबसे पहले जहां होता है उसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। अब भूकंप का जहां उत्पन्न होता है या उद्गम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस या केंद्र। तो भूकंप के जो उद्गम स्थान है जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है सबसे पहले, उसको हम लोग फोकस या केंद्र कहते हैं। और धारातल पे जहां पे भूकंप हम लोग को सबसे पहले महसूस होता है, भूकंप का झटका, उसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहीं से बहुत सारे वेव्स निकलते हैं, यानी कि लहरें निकलते हैं। जैसे पी लहर है, वो धारातल पे सबसे पहले पहुंचता है। उसके बाद है गौड़ लहरें, यानी कि उसके बाद है धारातलीय लहरें। ये सारे धारातल में, ये तो धारातल पे ही उत्पन्न होता है। पी और एस लहरें, पी और एस लहरें, यहाँ पी दिया हुआ है, पी पी, यहाँ एस लहर होगा। ठीक है, पी लहरें और एस लहरें ही केवल धारातल से निकलती है। और ये जो धारातलीय लहरें हैं ये यहीं पे उत्पन्न होता है, इन दोनों के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन में पूछा है। तो विकल्प में बोला है कि विकल्प नंबर ए बोल रहा है, मतलब ए नंबर की एफ, माफ कीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है एफ भूकंप का उद्गम केंद्र है, यानी कि फोकस। हाँ बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला था फोकस को ही केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भूकंप उद्गम होता है, यानी यहीं पे सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है। ई फोर भूकंप का अधिकेंद्र है। ई फोर अधिकेंद्र यानी कि धारातल में सबसे पहले जो हमें झटका लगता है या महसूस होता है भूकंप, वो हमारा ईपी सेंटर है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए एल लंबी भूकंप तरंगे हैं, यानी एल को हम लोग लंबी
भूकंप तरंग यानी कि एल जो लैंड भूकंप तरंगे बोलते हैं इसको, L4 यानी कि धारातल भूकंप, ये सबसे विनाशकारी होता है। ठीक है, ये बहुत तबाही मचाता है एल। और पी को गौड़ नहीं बोलते, पी फॉर प्राथमिक होता है। ठीक है, गौड़ को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, गौड़ मने सेकेंडरी वेव से, तो ये तो गलती हो गया। अब देखिए विकल्प में जाकर के हम लोग देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। विकल्प में पूछा है कि केवल ए सही है, मतलब केवल ए मतलब फोकस उद्गम केंद्र है। ठीक है, ए तो सही नहीं होगा। देखिए ईपी सेंटर भी है हमारा यहाँ पे, यहाँ से तो F4 फोकस हमारा है ही है, केंद्र से भूकंप उत्पन्न हो रहा है और धारातल पे सबसे पहले झटका का एहसास दे रहा है, इसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। तो देखिए केवल ए सही है, नहीं केवल ए सही नहीं होगा, ए और बी दोनों सही है। ए में फोकस है, केंद्र है, और एपी सेंटर दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर बोला कि सी सही है, डी गलत है। सी सही है, डी गलत है। उसके बाद डी सही है, सी सर। देखिए हमारा विकल्प नंबर पूछा कि कौन सा जोड़ा सही है, तो हमारा जोड़ा में देखिए ए और बी सही है, यानी कि F4 फोकस, E4 ईपी सेंटर, ये दोनों ही हमारा जोड़ा सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? तो दोस्तों हम लोगों ने आज पार्ट 2 को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका बनाएंगे। ये भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट 3 यानी कि भूकंप की भूगोल की आकृतिक प्रक्रियाएं, मतलब ये वाला जो आकृतिक जो भी यहाँ पे आकृतिक है या संरचना है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफिक प्रोसेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये भी वीडियो हम बना के जल्द ही मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको पढ़ाई करने में काफ़ी मदद मिले। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में दुविधा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।